जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए होने वाला है जो आर्मी स्टडी की जो बुक है 50 प्रैक्टिस सेट वाली, उनमें से ये पहला मॉडल पेपर रहने वाला है। अगर मैं जितने मॉडल पेपर यानी 50 मॉडल पेपर पूरे के पूरे इस यूट्यूब चैनल पर करवाने वाला हूं, अगर आप पूरे 50 मॉडल पेपर करते हो तो मैं आशा और उम्मीद के साथ कहता हूं आपका 2026 के अंदर 35 नहीं 40 प्लस का स्कोर 100% हो जाएगा। 40 प्लस का स्कोर आप परीक्षा के अंदर किसी भी हालत में नहीं रोकोगे। अगर जो मैं 50 मॉडल पेपर आपको करवाऊंगा, अगर वो आपने ईमानदारी से वाच किया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता 2026 के अंदर। ठीक है, 45 प्लस का स्कोर करके आओगे मुझे तो ऐसा लगता है, लेकिन 40 से कम तो आप किसी भी हालत में नहीं करोगे। अगर मैंने जो मॉडल पेपर करवाया अगर आपने पूरे वाच किए तो मेरी तबीयत खराब है फिर भी मैं आपके लिए ये वीडियोस लेकर आता हूं, तो आपका फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं मोटिवेशन लाइन के साथ कि मेहनत की लत नहीं अब तो मिशन पूरा करना है, कि मेहनत की लत नहीं अब तो मिशन पूरा करना है, वर्दी पहनकर माँ के चेहरे पर गर्व लाना है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। समय आपका पूरा पूरा 1 घंटे रहने वाला है, साथ ही कुल प्रश्न रहेंगे 50, पूर्णांक रहेगा आपका 100 का। समझ में आ चुका होगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के संविधान में यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त कर दिया गया? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 20? जल्दी बताइए। फिर इसकी हम थ्योरी के ऊपर भी चलेंगे। जितने कैंडिडेट्स इसका आंसर 17 बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले थ्योरी की ऊपर बात करते हैं। सही उत्तर है इसका अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता को अंत यानी छुआछूत का अंत है। ठीक है, अब आर्मी स्टडी के जो ब्रह्मास्त्र बिंदु है उनके ऊपर बात करते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे, ठीक है, रेडी हो जाएंगे, एक क्वेश्चन से आपके 6 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। अनुच्छेद 1 में क्या है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 कहता है वाक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। मैंने कुल मिलाकर 45 प्लस का स्कोर किया था आर्मी भर्ती 2025 के अंदर। ठीक है, तो मैं आशा और उम्मीद दिलाता हूं अगर आप ये वीडियो पूरा वॉच करते हो, साथ ही जितने मैं मॉडल पेपर करवाता हूं उतने यहाँ पर अगर आप करते हो तो आपका स्कोर 40 प्लस 100% किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाले हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? मेरा गला खराब है फिर भी मैं वीडियो आपके लिए तैयार करता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, तो आपका फर्ज बनता है सपोर्ट दिखाना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। साथ ही चैनल पर जो व्यक्ति नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पीडीएफ तैयार करनी पड़ती है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन महाराष्ट्र, डी ऑप्शन केरल। इसका राइट आंसर जितने कैंडिडेट्स डी ऑप्शन यानी केरल बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं थ्योरी के ऊपर। केरल जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केरल राज्य का है 1084। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। अब पढ़ते हैं आर्मी स्टडी के ब्रह्मास्त्र बिंदु की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला हरियाणा है, ठीक है ना, 1879। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है हमारा केरल 93.91%। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा और ये सारा का सारा क्रेडिट आर्मी स्टडी बुक को जाता है। आर्मी स्टडी बुक से ही मैंने यह आपके क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? आपका क्वेश्चन एक क्वेश्चन 100% आपके त्यौहार से संबंधित पूछा जाएगा और मुझे लगता है यही क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाए। आर्मी जीडी 2024 के अंदर सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन छपा था 25 अप्रैल को। देखिए ए ऑप्शन नागालैंड, बी ऑप्शन मणिपुर, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन केरल। कैंडिडेट्स जितने इसका आंसर ए ऑप्शन बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी थ्योरी के ऊपर चलते हैं। नागालैंड जो हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है और इनका है जो 1 से 10 दिसंबर के मध्य मनाया जाता है। यहाँ तक आपको क्लियरली बातें समझ में आ चुकी होगी। आर्मी स्टडी के महत्वपूर्ण ब्रह्मास्त्र बिंदु की ओर बढ़ते हैं। असम के अंदर
प्रमुख त्यौहार जो मनाए जाते हैं बिहू, अबुबाची, मेघला, बेसांगू, बोडो जनजाति द्वारा देहिंग और पटकाई। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो ब्रह्मास्त्र बिंदु है ये भी आपको साथ में नोटबुक में उतार लेना है। बिहार में है छठ पूजा, पितृपक्ष मेला, सोनपुर पशु मेला, साथ में आंध्र प्रदेश का है आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट है वही वही लेकर आया हूँ। अरुणाचल प्रदेश है में आपका सोलुंग, लोसर, मोपिनी जनजाति मोनप्पा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यहाँ पर हो जाएगा मोनप्पा जनजाति, ठीक है, मोनप्पा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इंदू महोत्सव छत्तीसगढ़ में हरेली, बस्तर दशहरा और गोचा पर्व। केरल के अंदर है विशु, ओणम। ओणम है ये फसल की कटाई के दौरान मनाया जाता है और विशु है नव वर्ष का। आपको ऐसा पूछ लिया जाएगा कि केरल के नव वर्ष के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, चार ऑप्शन आ जाएंगे, सोलुंग, लोसर, विशु और ओणम। तो आपको उसमें विशु करेक्ट करना है। त्रिशूर और पूरम और अटुकल और पोगल ये 10 दिवसीय त्योहार है। और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा जो मराठी नववर्ष, गणेश चतुर्दशी और कोजागिरी पूर्णिमा। और साथ में हो गया पंजाब का होला मोहल्ला, बैसाखी, गुरु पर्व, लोहड़ी। लोहड़ी आपका जनवरी के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियरली बातें समझ में आ चुकी होगी। और वैशाली का संबंध किससे है? एक क्वेश्चन आपका खेल से संबंधित 100% छपेगा, ठीक है, जो कि 24 अप्रैल थर्ड शिफ्ट में 2024 के अंदर आया था। ए ऑप्शन भाला फेंक। मेरा गला खराब होते हुए भी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपका फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट दिखाना। बी ऑप्शन शतरंज, सी ऑप्शन कुश्ती, डी ऑप्शन क्रिकेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सही उत्तर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। फिर बढ़ते हैं हम थ्योरी की ओर। सही उत्तर है इसका बी ऑप्शन। शतरंज से संबंधित खिलाड़ियों की बात करते हैं। डॉक्टर ग्रोवर आर, प्रज्ञानंद जी, कोनेरू हम्पी, डी गुकेश, कोनेरू हम्पी ये गलत आ गया, ठीक है ना, मेगन्स कोरलस, विश्वनाथ आनंद, सुहासिनी विजयराज, पी श्याम, निखिल, अर्जुन एरेगिस। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चंस की ओर। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत श्रृंखला पे है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत श्रृंखला में है? ए ऑप्शन हिमालय, बी ऑप्शन अरावली, सी ऑप्शन पूर्वी घाट, डी ऑप्शन दक्षिणी घाट। इसका राइट आंसर क्या होगा? जितने कैंडिडेट्स इसका आंसर ए ऑप्शन हिमालय बता रहे हैं, ठीक बता रहे हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी थ्योरी के ऊपर बढ़ते हैं। पर्वत शिखर, देश, ऊंचाई, मीटर, पर्वत श्रेणी और माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। नेपाल। देखिए इसमें थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है। देखिए पर्वत शिखर, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हो जाएगा नेपाल। और पर्वत शिखर है आपका सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, सॉरी, पर्वत शिखर सबसे ऊंचा हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, ठीक है। देश है नेपाल, ठीक है, देश नेपाल के अंदर है। ऊंचाई है इसकी, ऊंचाई है 8,848 मीटर। और पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय। केटू गार्डविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी जो ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। जो हिमालय है काराकोरम, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम। कंचनजंगा भारत में तीसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है या पर्वत है भारत के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। भारतीय थल सेना की वर्तमान प्रमुख कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। भारत में थल सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? जो मई 2025 के अनुसार आर्मी जीडी 2024 में ये क्वेश्चन छपा था। ए ऑप्शन दिनेश त्रिपाठी, बी ऑप्शन विवेक राम चौधरी, सी ऑप्शन उपेंद्र द्विवेदी या फिर अनिल चौहान। इसका राइट आंसर जितने कैंडिडेट सी ऑप्शन दे रहे हैं वो ठीक दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी बढ़ते हैं हम थ्योरी की ओर। वर्तमान थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि 30वें नंबर के हैं। वर्तमान नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी 26 नंबर वे थे। वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह 28वें थे। तीनों सेना थल जल वायु सेना का मुख्यालय दिल्ली में है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? WMP 30 अप्रैल 2024 में ये क्वेश्चन छपा था। बताइए बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ए ऑप्शन कल्प सूत्र, बी ऑप्शन वेद सूत्र, सी ऑप्शन त्रिपिट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जितने कैंडिडेट सी ऑप्शन यानी त्रिपिटक बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले बढ़ते हैं थ्योरी की ओर, महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। बौद्ध धर्म जो कि महत्वपूर्ण
सबसे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बौद्ध धर्म, जिनके संस्थापक है महात्मा बुद्ध, और जन्म हुआ था इनका 563 ईसा पूर्व कपिल सूत वस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल के अंदर है। लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल के अंदर हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म। उपनाम है एशिया का ज्योतिर्मयी, यानी इनका नाम उपनाम क्या है? एशिया का ज्योतिर्मयी। प्रथम उपदेश इसने दिया था, इन्होंने दिया था सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती के अंदर दिए थे। महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर, जो हुई थी 483 ईसा पूर्व। यहाँ तक आपको क्लियरली बातें समझ में आ चुकी होगी। चलिए नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? आजाद हिंद की फौज की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन जापान। स्थापना कहाँ हुई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? जो कि आर्मी जीडी 23 अप्रैल सेकंड शिफ्ट 2024 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा सकते हो। ए ऑप्शन जापान, बी ऑप्शन थाईलैंड, सी ऑप्शन ब्रिटेन, डी ऑप्शन इंडिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? जितने प्यारे कैंडिडेट्स इसका आंसर ए ऑप्शन जापान बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर, या फिर बढ़ते हैं हमारी थ्योरी की तरफ। आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह टोक्यो जापान में किया था। नोट: 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर पहुंचे और आजाद हिंद सरकार का गठन किया। यह ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आजाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था और कब किया था? तो आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में सिंगापुर पहुंचने और आजाद हिंद सरकार का गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए गए प्रमुख नारे। अब आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस जी के प्रमुख दिए हुए नारे। जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? इनकी पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल। और जो अब आपका फर्ज बनता है कमेंट बॉक्स में इनका नारा जय हिंद से भरने का। तो अब आपको क्या करना है, कमेंट में कम से कम 100 नारे जय हिंद के लगाने हैं दबा कर, ठीक है? और इस वीडियो को इतना शेयर करना, इतना शेयर करना, इतना सपोर्ट दिखाना कि मैं नेक्स्ट पार्ट इससे भी खतरनाक तरीके से पीडीएफ बनाकर और आपके पास शेयर करूं। तो आपका फर्ज बनता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। साथ ही इस चैनल पर जो भी कैंडिडेट्स नहीं जुड़े, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए नेक्स्ट है खजुराहो मूर्तिकला विरासत किस राज्य में स्थित है? खजुराहो मूर्तिकला विरासत किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन महाराष्ट्र, डी ऑप्शन दिल्ली। आर्मी जीडी 25 अप्रैल सेकंड शिफ्ट 2024 में ये क्वेश्चन छपा था और इस बार इसके चांसेस बढ़ रहे हैं। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जितने प्यारे कैंडिडेट्स राजस्थान यानी बी ऑप्शन बता रहे हैं, खजुराहो की मूर्ति कला का विरासत जो राजस्थान आंसर दे रहे हैं, वो प्यारे कैंडिडेट्स वेरी वेरी सही क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, या फिर महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, सही आंसर इसका राजस्थान था और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के अंदर है। ऐसा क्वेश्चंस आ सकता है, इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य के अंदर है? तो आपको ध्यान रखना है गुजरात के अंदर। कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर है। जामा मस्जिद इंडिया गेट जो कि दिल्ली के अंदर है। चार मीनार हैदराबाद। गोल गुबज बीजापुर कर्नाटक। लाल बाग गार्डन कर्नाटका। ये आपको कुतुब मीनार आपको दिल्ली में याद रखना, जामा मस्जिद इंडिया गेट ये आपको दिल्ली में याद रखना है, और चार मीनार आपकी हैदराबाद के अंदर है, और गोल गुबज है जो बीजापुर कर्नाटका के अंदर है, और लाल बाग गार्डन आपके कर्नाटक के अंदर है। अगर आप बुक खरीदना चाहते हो तो प्ले स्टोर से जाकर आर्मी स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर आपको मिलेगा सेक्शन बुक वाला, वहां पर जाकर क्लिक करो, फिर आप वहां से खरीद सकते हो आर्मी स्टडी की 50 प्रैक्टिस सेट बुक। और अगर यहाँ से पढ़ना चाहते हो तो भी बेहतरीन है, आप बिना पैसा खर्च किए मैं आपको पूरे के पूरे 50 ट्यूशन जो 50 प्रैक्टिस सेट हैं वो फ्री में आपके पास उपलब्ध
करा दूंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाना है। अभी तक कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिर भी मैं वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ, तो इस वीडियो पर जितना हो सके उतना सपोर्ट दिखा देना है। टारगेट रखते हैं इस पर 150 लाइक का, ठीक है, 150 लाइक का इसके ऊपर टारगेट रखते हैं। आपको कम से कम 150 लाइक कंप्लीट करवाने हैं, चाहे कहीं से भी करवाओ, यह आपकी जिम्मेदारी है। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आर्मी ट्रेडमैन 2024 के अंदर ये क्वेश्चन छपा था। ए ऑप्शन न्यूयॉर्क, बी ऑप्शन वाशिंगटन, सी ऑप्शन जिनेवा, डी ऑप्शन द हेग नीदरलैंड। बताइएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जितने प्यारे कैंडिडेट्स इसका आंसर जिनेवा बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं, यानी इसका आंसर सी ऑप्शन जिनेवा जितने कैंडिडेट्स दे रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। चलिए, इसकी थ्योरी या फिर महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ ले बढ़ता हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना आपके 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। आपको नोटबुक में इनको भी उतार लेना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। महत्वपूर्ण बिंदु की ओर बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क यूएसए में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग नीदरलैंड में। आसियान का मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। सार्क का मुख्यालय है आपका काठमांडू नेपाल के अंदर। और ओपेक का मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। ठीक है, याद यहाँ तक आपको बातें क्लियरली समझ में आ चुकी होगी होपफुली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? यानी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन विक्रम सेठ, सी ऑप्शन सुधा मूर्ति, डी ऑप्शन महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी बताइएगा, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेट करता हूं क्वेश्चंस का। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर जितने बच्चे महात्मा गांधी दे रहे हैं, ठीक दे रहे हैं, महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, जो कि महत्वपूर्ण बिंदु है। अब हिंद स्वराज यानी ग्राम स्वराज मेरे सपनों का भारत, ये महात्मा गांधी की प्रमुख किताबें थी। ठीक है ना? भारत की खोज, एन ऑटोबायोग्राफी, ए वॉच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की थी। गोपी डायरी सुधा मूर्ति की थी। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ चुकी होगी। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताइएगा, कंचनजंगा किस भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन सिक्किम, बी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन उत्तराखंड। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स ए ऑप्शन बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। उससे पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर भी ले बढ़ता हूं। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है आपका कंचनजंगा। ये क्वेश्चन छप सकता है कि विश्व का तीसरा, अगर डीप में पूछा तो ये आपका क्वेश्चन बैंड बजा देगा। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,848 मीटर ऊंची है, जो कि नेपाल में स्थित है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है केटू, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, जो कि भारत पीओके में स्थित है। उत्तराखंड, उत्तराखंड में है हमारी प्रमुख चोटियां या फिर पर्वत, कामेत पर्वत, नंदा देवी पर्वत। अरुणाचल प्रदेश में आपके स्थित है कांगटू पर्वत, पटकाई पहाड़ियां, और मध्य प्रदेश में स्थित है विंध्य पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। यहाँ तक आपको क्लियरली बातें समझ में आ चुकी होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। पीएम श्री का पूरा नाम बताइए। पीएम श्री का पूरा नाम बताइए, जो कि आपकी आर जीडी 23 अप्रैल थर्ड शिफ्ट में छपा था। पीएम श्री का पूरा नाम। ए ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल्स फॉर रीजनिंग इंडिया, बी ऑप्शन मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव
असेंबली, सी ऑप्शन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, या फिर डी ऑप्शन नॉन ऑफ देज। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स, इसका आंसर ए ऑप्शन प्राइमरी मिनिस्टर स्कूल्स फॉर रीजनिंग इंडिया दे रहे हैं, वो परफेक्ट बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं इसकी थ्योरी के ऊपर या फिर महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। देखिएगा, प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल फॉर रीजनिंग इंडिया शुरुआत हुई थी इसकी 7 सितंबर 2022 को। इसके महत्वपूर्ण बिंदु है, एमएलए का फुल फॉर्म है मेंबर्स ऑफ द, एमएलए का पूरा नाम है मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपी का है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बीपीओ का है बिजनेस प्रोसेस आउटो सर्चिंग, और HYV का है हाई यील्डिंग वेराइटी। यहाँ तक आपको क्लियरली बातें समझ में आ चुकी होगी, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से 1764 के बक्सर के युद्ध में पराजित कौन हुए थे? बताइएगा, ए ऑप्शन हेक्टर मुनरो, बी ऑप्शन नवाब शुजाउद्दौला, सी ऑप्शन नवाब सिराजुद्दौला, डी ऑप्शन इब्राहिम लोदी। 1764 के बक्सर के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? बताइएगा, ए ऑप्शन हेक्टर मुनरो, बी ऑप्शन नवाब शुजाउद्दौला, सी ऑप्शन नवाब सिराजुद्दौला, डी ऑप्शन इब्राहिम लोदी। जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स 14 नंबर क्वेश्चंस का आंसर बी ऑप्शन यानी नवाब सुजाउद्दौला दे रहे हैं, वो प्यारे कैंडिडेट्स 100% 2026 में फाइनल सिलेक्शन लेकर ही मानेंगे। चलिए चलते हैं इसकी थ्योरी या फिर महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट था, नवाब सुजाउद्दौला यानी बक्सर के युद्ध का है जो हुआ था इसके समय। अक्टूबर 1764 में बक्सर के युद्ध में ये लड़ा था गया था, और यह युद्ध हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह आपके शाह आलम द्वितीय के साथ लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बक्सर का युद्ध यानी 1764 के बक्सर का युद्ध यानी हुआ था, उसके समय किन की जीत हुई थी? तो आपको याद रखना है, इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो कि जीके का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। सेक्शन हमारा ऐसे ही चलने वाला है, साइंस मैथ और रीजनिंग का, लेकिन जीके का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन के लास्ट में आपको बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने जीके में से कितने क्वेश्चन फोड़े। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से सतलुज नदी का उद्गम स्थान बताना है आपको। बताइएगा, निम्नलिखित में से सतलज नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? जल्दी बताइएगा, फिर मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सतलज नदी का उद्गम स्थान, ए ऑप्शन नासिक, बी ऑप्शन राक्षस ताल, सी ऑप्शन विंध्याचल पर्वत, डी ऑप्शन रोहतांग दर्रा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स बी ऑप्शन राक्षस ताल दे रहे हैं, वो परफेक्ट बता रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, परफेक्ट हो जाएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है कि आपने पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन में से जीके के कितने क्वेश्चन फोड़े। जल्दी बताना है, कमेंट में कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं इसकी थ्योरी या फिर इसकी ब्रह्मास्त्र बिंदु की ओर। देखिएगा, सतलज नदी के उद्गम स्थान मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से यह शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। आर्मी स्टडी के ब्रह्मास्त्र बिंदु, यह सारा का सारा क्रेडिट आर्मी स्टडी बुक को जाता है। मैं तो बस कंटेंट बनाने वाला क्रिएटर हूँ, बस सारा का सारा क्रेडिट आर्मी स्टडी के प्यारे गुरुजनों को जाता है। ठीक है, इनके प्रमुख ब्रह्मास्त्र बिंदुओं की बात करते हैं, गुरुजी के जो बनाए हुए इतनी मेहनत के साथ उन्होंने बनाए थे, तो उनके प्रमुख ब्रह्मास्त्र आर्मी स्टडी के ब्रह्मास्त्र बिंदु की ओर बढ़ते हैं। आशा और उम्मीद दिलाऊंगा कि अगर आपने ये पूरा वॉच किए, जितने मैं 50 मॉडल पेपर लेकर आता हूँ, अगर ईमानदारी से आप वॉच करते हो तो आपका स्कोर 40 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम के अंदर नदी और उद्गम स्थान की ओर बढ़ते हैं। ये हो गई आपकी नदियाँ और ये हो गए उनके प्रमुख उद्गम स्थान। देखिए, सिंधु नदी का प्रमुख उद्गम स्थान है मानसरोवर झील, तिब्बत, और झेलम नदी का है, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए, ये है प्रमुख नदियाँ, यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। ये है आपके प्रमुख उनके उद्गम स्थान। ठीक है,
सिंधु नदी का है आपका मानसरोवर झील तिब्बत, और झेलम नदी का है वीरानाग झील जम्मू कश्मीर, छिनाब नदी का है बरालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश, गंगा नदी का है गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड, चंबल नदी का है जानापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश, गंडक नदी का है धौलागिरी पर्वत नेपाल, बेतवा नदी का है विंध्याचल पहाड़ी मध्य प्रदेश, सोन नदी का है अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश। यहाँ तक बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन सी सेक्शन बी यानी साइंस की ओर बढ़ते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस प्रकार का आपके जीके के क्वेश्चन है उसी प्रकार सामान्य विज्ञान के भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। बताइए प्रतिरोध का मात्रक क्या है, जल्दी बताइए प्रतिरोध का मात्रक क्या है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है। जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स, पहले बढ़ते हैं प्रतिरोध का मात्रक। ए ऑप्शन एम्पियर, बी ऑप्शन कूलाम, सी ऑप्शन ओम या फिर डी ऑप्शन वोल्ट। जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स इसका आंसर ओम दे रहे हैं यानी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। विद्युत धारा का प्रमुख मात्रक है एम्पियर, आवेश का है कूलाम, विभव में विभवांतर का है वोल्ट, और विद्युत शक्ति का है वाट, और विद्युत ऊर्जा का है किलोवाट घंटा। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कोशिकीय जीव अपशिष्ट पदार्थ कहाँ से या फिर कैसे निकालते हैं, जल्दी बताइएगा। आर्मी जीडी 22 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2024 के अंदर ये क्वेश्चन छपा था। बताइएगा एक कोशिकीय जीव अपना अपशिष्ट पदार्थ कैसे निकालते हैं। जितने मेरे प्यारे कैसे कैंडिडेट्स डी ऑप्शन यानी शरीर की सतह से बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इनकी थ्योरी पर, ये थ्योरी नहीं है तो इनकी चलते हैं नेक्स्ट यानी 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चंस आपके फास्ट कराए जाएंगे, ठीक है। ओम के 3 प्रतिरोध की श्रेणी क्रम से जोड़े गए जोड़कर 12 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा है तो धारा का मान क्या होगा। यानी 2 ओम के 3 प्रतिरोध की श्रेणी क्रम से जोड़कर 12 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा है तो धारा का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्यूशन करवाते हैं। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी आपको करना है सबसे पहले इसका कितना पूछा है आपको, 2 का पूछा है। तो जब तक 2 का आपको रेगुलेटर पता है तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस और 2 प्लस, ठीक है। इनको जैसे ही आप जोड़ोगे, सॉरी 6, सॉरी यहाँ पर एक कम कर देते हैं, 6 यानी बराबर हो जाएगा आपका 6, ठीक है। 6 आंसर इसका राइट हो जाएगा। अब v कितना है हमारा, v है हमारा 12, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गएगा। और इसका सूत्र क्या है ओम का, v बराबर आई बटे आर, यानी v बटा आई आर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी v बटे आर है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, सिंपली हमारे पास है 12/6, ठीक है ना। 12/6 है तो इसका भाग दे दो, 6 का भाग 12 में देंगे तो 2 आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपकी आर्मी जीडी 22 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट 2024 में ये क्वेश्चन आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आप थ्योरी अगर देखना चाहते हो तो इसकी थ्योरी भी आपके पास उपलब्ध है। बताइएगा ये विभज्योतक उत्तक के बारे में सत्य कथन कौन सा है, जल्दी बताइएगा। विभज्योतक उत्तक के बारे में सत्य कथन कौन सा है। ए ऑप्शन यह 7 उत्तक होते हैं, बी लगातार विभाजन होता है, सी ऑप्शन विभाजन की क्षमता नहीं होती है, डी ऑप्शन पदार्थ का लेन देन होता है। जो कि आर्मी जीडी 22 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2024 के अंदर ये क्वेश्चन छपा था। बी ऑप्शन जितने प्यारे कैंडिडेट्स इसका आंसर बी ऑप्शन बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लगातार विभाजन होता है, विभज्योतक उत्तक के बारे में थोड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर बढ़ते हैं। देखिए विभज्योतक उत्तक है ये वर्दी उत्तक होते हैं, इसमें लगातार विभाजन होता है, ये लंबाई मोटाई व संख्या बढ़ाने हेतु जिम्मेदार होते हैं। चलिए यहाँ तक आपको क्लियरली बातें समझ में आ चुकी होगी। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, यानी कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। बताइएगा ए ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन, बी ऑप्शन रॉबर्ट हुक, सी ऑप्शन ल्यू वेन हॉक या फिर डी ऑप्शन मेडल। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। देखिए मेरी तबीयत खराब है फिर भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपको चैनल सब्सक्राइब बनता है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन यानी रॉबर्ट हुक दे रहे हैं, वो ठीक दे रहे हैं, रॉबर्ट हुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसकी प्रमुख थ्योरी की ओर। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665 के अंदर की थी। चलिए यहाँ तक आपको क्लियरली बात समझ में आ चुकी होगी।
आर्मी स्टडी की बुक है जो मॉडल पेपर 2025-26 के अंदर जो क्वेश्चन छपे थे वो वही है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसके ऊपर बढ़ते हैं। जीवित कोशिका की खोज ल्यू वैन होक ने 1674 ईस्वी में की थी और सजीव जगत की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका है। ठीक है ना, यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। अब है सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, यहाँ तक क्लियरली बातें समझ में आ चुकी होगी। माइकोप्लाज्मा है। और सजीव जगत की सबसे बड़ी में भारी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। यहाँ से क्वेश्चन छपेंगे तो इस महत्वपूर्ण तथ्य को आपको क्या करना है, हेडिंग लगाकर लिख लेना है। ठीक है ना, इसको आपको लिख लेना है अपनी नोटबुक के अंदर। बताइए, तत्व हाइड्रोजन आधार तत्व है जो समूह एक में 17 से समान गुणा है। यहाँ तक आपको के लिए बातें समझ में आ चुकी है। एक बिंदु पीछे रह गया तो इसका है ब्रोमीन, द्रव अधातु है ब्रोमीन। ठीक है ना, ब्रोमीन के बारे में पूछ लिया जाता है कि ब्रोमीन कैसी धातु है, द्रव अधातु है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियरली बातें समझ में आ चुकी होगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 21 नंबर का क्वेश्चन है। पौधों में नीचे की तरफ कौन सा भाग होता है? देखिएगा, जो आर्मी जीडी 22 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2024 के अंदर क्वेश्चन छपा था वही आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पौधों में नीचे की तरफ कौन सा भाग होता है? ए ऑप्शन जड़, बी ऑप्शन तना, सी ऑप्शन पत्ती या डी ऑप्शन फूल। इसका राइट आंसर क्या होगा? पौधे में नीचे की तरफ कौन सा भाग होता है? जल्दी बताइएगा, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स ए ऑप्शन यानी जड़ बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। जड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी प्रमुख अगर थ्योरी है तो थ्योरी पर बात करते हैं। देखिएगा, जड़ पौधे का भाग जो भूमि के अंदर होता है। ठीक है, तना यांत्रिक सहारा देता है। ठीक है, पत्ती श्वसन में वाष्पोत्सर्जन, यानी पत्ती होती है जिस प्रकार ऐसे पत्ती होती है तो वो श्वसन व जो वाष्पोत्सर्जन का कार्य पत्ती करती है। और पुष्प व फूल ये प्रजनन प्रजनन का कार्य करते हैं। यहाँ तक आपको बातें क्लियरली समझ में आ चुकी होगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है, जल्दी बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? आपको थोड़ा टाइम दे देते हैं इसको सोचने के लिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पीकर आता हूँ। ठीक है, बताइए कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने दे दिया होगा। जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स ए ऑप्शन बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। ए ऑप्शन CaO इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारे महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी CaO ये किसका सूत्र है? ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड यानी बुझा हुआ चूने का है। और CaOH2 है ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है। ठीक है, CaO3 है ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट का। और CaOCl2 है विरंजक चूर्ण का। यहाँ तक आपको क्लियरली बातें समझ में आ चुकी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से आपको बताना है ठोस कौन सा है। ये आपने क्वेश्चन देख आंसर देख लिया होगा, लेकिन आपको बताना है ईमानदारी से। बताइए आप क्या बताते इसका राइट आंसर? उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने ए ऑप्शन दिया होगा। जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स ए ऑप्शन बर्फ बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। अणु इसमें क्या होता है, बर्फ में अणु पास पास होते हैं और आकर्षण बल सर्वाधिक होता है और घनत्व अधिक होता है और आकार व आयतन निश्चित होता है। यहाँ तक आपको क्लियरली बात समझ में आ चुकी होगी। सबसे चमकीली अधातु कौन सी है? बताना है चमकीली अधातु, सबसे चमकीली अधातु कौन सी है? ए ऑप्शन सल्फर, बी ऑप्शन हाइड्रोजन, सी ऑप्शन आयोडीन या डी ऑप्शन चांदी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट सी ऑप्शन यानी आयोडीन बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। आयोडीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन आपकी चमकीली धातु, हीरा सबसे कठोर होता है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा वाहनों की गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? वाहनों की गति किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? ए ऑप्शन ओडोमीटर, बी ऑप्शन बेरोमीटर, सी ऑप्शन स्पीडोमीटर और डी ऑप्शन टेकोमीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? मेरे हिसाब से सी ऑप्शन इसका राइट आंसर सही होगा। ठीक है, स्पीडोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए इनकी थोड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर बात कर लेते हैं। ओडोमीटर से आपकी दूरी मापी जाती है, ठीक है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। टेकोमीटर से आपकी इंजन की चाल मापी जाती है। यहाँ तक आपको क्लियरली बात समझ में आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उभयचर है? निम्न में से कौन सा उभयचर है आपको बताना है। निम्न में से कौन सा उभयचर है? निम्न में से कौन सा उभयचर है? जल्दी बताना। सॉरी, ये क्वेश्चंस में थोड़ा गड़बड़ हो चुकी है। ये क्वेश्चंस क्या कहना चाहता है? इस क्वेश्चन है, यदि सांप सरीसृप है, ध्यान से सुनना, यदि सांप सरीसृप है और मेंढक उभयचर है तो निम्न में से जरायुज कौन सा है? यहाँ पर आपको बताना है जरायुज कौन सा है। यहाँ पर उभयचर की जगह आप लिख लो जरायुज कौन सा है। जरायुज, जरायुज कौन सा है, जरायुज कौन सा है, ठीक है ना। जरायुज कौन सा है ये आपको बताना है। निम्न में से जरायुज कौन सा है? बताएगा चूहा, बी ऑप्शन खरगोश, सी ऑप्शन छिपकली या डी ऑप्शन मेंढक। उम्मीद करता हूँ इसका भी आंसर आपने दे दिया होगा। जितने प्यारे कैंडिडेट चूहा बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। जरायुज हो जाएगा आपका, सॉरी मेंढक हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंढक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर बढ़ते हैं। स्तनधारी है आपकी गाय, बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य और चूहा। यानी स्तनधारी का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय, बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य और चूहा। सरीसृप में हो जाएगा सांप, छिपकली, उभयचर, मेंढक। उभयचर में हो जाएगा आपके मेंढक, सैलामेंडर। पक्षी में हो जाएगा मोर, तोता और कबूतर, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। जरायु उभयचर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मेंढक। और अगर जरायुज का पूछता तो हो जाता आपका चूहा, ठीक है। क्लियरली बात समझ में आ चुकी होगी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधों में बीजांड कहाँ होता है? पौधों में बीजांड यानी बीजांड कहाँ पर पाया जाता है? बीजांड कहाँ होता है? ए ऑप्शन पत्ती में, बी ऑप्शन तने में, सी ऑप्शन अंडाशय, डी ऑप्शन जड़। पौधों में बीजांड कहाँ होता है? पौधे में बीजांड यानी पादप में बीजांड कहाँ हो, या पौधे में बीजांड कहाँ पर होता है? बताइएगा पौधे में बीजांड कहाँ पर होता है। ए ऑप्शन पत्ती, बी ऑप्शन तने, सी ऑप्शन अंडाशय, डी ऑप्शन जड़। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, जितने प्यारे कैंडिडेट्स बता रहे हैं सी ऑप्शन अंडाशय में बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। इसकी प्रमुख थ्योरी के ऊपर बढ़ते हैं। पेज नंबर 6 है जो कि बल का, सॉरी थ्योरी इसकी नहीं दी हुई है तो थ्योरी थोड़ी मैं आपको बता देता हूँ। इस बुक में जो थ्योरी दे रखी है वो आपको थोड़ी मैं बता देता हूँ, आपको ध्यान लगाकर सुनना है, ठीक है। पादप में बीजांड यानी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पादप में बीजांड ये अंडाशय के अंदर होते हैं। ये बीज पौधों की मादा यानी प्रजनन प्रणाली का हिस्सा होते हैं। बीजांड के शरीर और बीजांड वृत्त के बीच जंक्शन को नाभिका कहते हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन, निषेचन में भ्रूण विकास होता है। थोड़ी टाइपिंग में क्या होगी, गड़बड़ होगी, उसके लिए सॉरी या क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। सारी की सारी जो थ्योरी इस बुक में दे रखी होगी, जितने शब्द इस बुक के अंदर होंगे उतने बुक शब्द आपको इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। बताइएगा 29वां नंबर क्वेश्चन का सूत्र है, बल का मात्रक क्या है? जो आर्मी जेडी 22 अप्रैल सेकंड शिफ्ट 2024 के अंदर इसका है जो आया था। बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक क्या है? जल्दी बताइए बल का मात्रक क्या है। साथ में मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजिंग ना हो, ठीक है। टाइपिंग में क्या हो जाती है, बार बार कभी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर आपकी है जो बार बार चेक कर लेता हूँ जिससे कोई प्रकार की कोई डाउट ना हो, ठीक है। बल का मात्रक क्या है? ये ऑप्शन पास्कल या फिर वाट या न्यूटन्स या कैंडला। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट सी ऑप्शन यानी न्यूटन्स बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। इसकी थोड़ी बहुत और बता देता हूं मैं आपको। बल का हो जाएगा न्यूटन, दाब को हो जाएगा पास्कल, शक्ति को हो जाएगा वाट और ज्योति तीव्रता को हो जाएगा कैंडला, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है साइंस का, शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? ए ऑप्शन वर्षण, बी ऑप्शन अंडाशय, सी ऑप्शन फिलोपियन ट्यूब या फिर डी ऑप्शन सीसन। जल्दी बताइएगा इसका आंसर, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर क्या होगा? शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने बता दिया होगा। जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स इसका आंसर ए ऑप्शन वर्षण बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। वर्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्राणु का निर्माण वर्षण के अंदर होता है। शुक्राणु का निर्माण वर्षण के अंदर होता है। यहाँ तक आपको क्लियरली बात समझ में आ गई होगी। और थोड़े इसकी है जो
महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर बढ़ते हैं। नर का जनन अंग होता है वर्षण, और टेस्टोरियन यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी यहाँ से स्रावित होता है, और शुक्राणु निर्माण होता है आपके वर्षण से। यहाँ तक आपको क्लियरली बात समझ में आ गई होगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए अब बढ़ते हैं हम मैथ के क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, मैथ के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो अब लास्ट ही मैथ के क्वेश्चन है। अब आपको बताना है, अपने कमेंट बॉक्स में जाना है और बताना है कि आपने जीके में से कितने राइट किए, साथ ही आपने साइंस में से कितने राइट किए, और अब मैथ का सेक्शन चल रहा है तो मैथ में कितने राइट किए, और साथ में बताना है रीजनिंग के कितने राइट किए। लास्ट तक बने रहना है। 31 नंबर का क्वेश्चन है जो कि मैथ का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। 11 का औसत क्या होगा, इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ बुक में देख के। ठीक है ना, बुक के अनुसार मैं आपको समझाऊंगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका सूत्र है संख्याओं का योग, यानी संख्याओं का योग करना है। जैसे 11 + 11 + 11 यानी संख्या का योग हो गया, और फिर आपका हो गया संख्या की जो संख्याओं का योग, और जितनी संख्या है उसका भाग दे दो, यानी 33 हो गया। 33 के अंदर 3 का भाग दे दो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जैसे ही इसका अंदर इसका भाग देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। यदि ए व बी दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 1:3 है, यदि बी की आयु 15 वर्ष है तो ए की आयु क्या है। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो 32 नंबर क्वेश्चन हम करवाते हैं। देखिए, यदि ए व बी की आयु क्या है, आपको समझने की पूरी मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं। क्वेश्चन आपने नोटबुक में उतार लिया होगा। देखिए, यदि ए व बी दोनों की आयु क्या है, 1:3 है। ठीक है, 1 अनुपात क्या है, 3 है। यहाँ पर दे रखा है 1:3। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में। अतः ए एक्स व बी बराबर 3x हो गया, बराबर 3x हो गया। ठीक है, और बराबर 15 हो गया। ठीक है, x बराबर 5 क्यों आ रहा है। ठीक है, 3x को जैसे ही हम यानी 3x को 5 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, 3×5 = 15 आ जाएगा। तो एक आयु x बराबर अतः 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियरली समझ में आ चुका होगा। 5 इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसका एक अलग से चैप्टर बना दूंगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, बताइए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। 10, 9999, या फिर 100, या फिर 130, बताइएगा। इसका 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, बताइएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। जितने मेरे क्या प्यारे कैंडिडेट्स सी ऑप्शन बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27:11 को सरल करना है, यानी 27:11 को सरल करना है। ऑप्शन से भी आप सरल कर सकते हो। ऑप्शन से सरल कैसे करना है, जैसे कि आपको 7 का इसके अंदर भाग जा रहा है, जी बिल्कुल नहीं जा रहा। 3 का जा रहा है, 2 का इसके अंदर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 3 का देखे देखे जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है। पीछे बचा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में देखिएगा, देकर डी ऑप्शन का 27 के अंदर जा रहा है कि जा रहा है, 7 का 21 में जा रहा है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। 920 तथा लेस है आपका 920 तथा में से है 16, तो यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका सही है, लेस से गुणा में से कर लो। ठीक है ना, इसका सही आंसर होगा। जैसे लेस है, इसको क्या करो, लेस से इंटू, लेस से हमारा 1920। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 16 से, बराबर पहली संख्या कौन सी थी, पहली संख्या और दूसरी है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। ठीक है, और इनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई करके 128 प्लस दूसरी गुणी मल्टीप्लाई कर दो दूसरी संख्या से। ठीक है, फिर आपका आंसर 240 आ जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। 250 किलोमीटर का 10% कितना है, 250 किलोमीटर यानी 250 का 10% कितना होगा। सबसे पहले 250 का पूछा है, 10% निकालते हैं। ठीक है, भाग देते हैं 100 का। 2 0 से 2 0 कट हो गया, पीछे बचा 25, तो 25 का एक अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ही रहेगा। तो इसका आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 400 का 15% कितना होगा, 400 का 15%, 400 का 15% कितना होगा, देखिएगा। 2 0 से 2 0 कट रहा है, 4 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियरली बात समझ में आ चुकी होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी संख्या का 25% पता है तो वह संख्या क्या होगी। यदि कोई संख्या है हमें पता नहीं है, उसका 25% कितना है, 50 है।
यानी 25% 50 है, यानी बराबर क्या है 25%, बराबर कितना है 50 है। ठीक है, किसी संख्या का 25% 50 है तो 25 का डबल हो जाएगा 100, 100 का हो जाएगा 50, यानी 200 इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा डाउन है इसलिए जो बीच में कट हो रहा है बार बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 पुरुष किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो 3 पुरुष वह कितने दिन में करेंगे? यानी छह छह आदमी 10 दिन में करते हैं तो 3 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो इसका 10 का डबल हो जाएगा 20, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 800 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 800 यानी का 10% के, ठीक है, 10% के हिसाब से 2 वर्ष का कितना होगा? ठीक है, 800 के अंदर कितने नोट होते हैं? 8 नोट होते हैं 100 के। सिंपल हिंदी भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। और इसका क्या है, 10% है हमारा 2 वर्ष का, यानी 8 × 10 करो, 8 × 10 करेंगे तो हो जाएगा 80, 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3:5 बराबर x/25 है तो x का मान क्या है? 3:5 है बराबर x बराबर 25। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, 5 को इसने कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 5 बार किया। 3 को 3 से करोगे, सॉरी 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने सी ऑप्शन यानी 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, दो संख्याओं का एलसीएम 60 है और एलसीएम 5 है, यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? यहाँ तक समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा। ठीक है, ये सरल क्वेश्चन था। किसी वस्तु का खरीदने का मूल्य 500 है और लाभ 20% है। सबसे पहले 500 का 20% निकालो, सिंपल और सरल भाषा में 500 का 20% निकालो और भाग दे दो आपका 100 का। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब लाभ आ रहा है तो प्लस कर दो 500 में, जैसे ही 500 में प्लस करेंगे तो 600 आंसर, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है जिसके अंदर कोई भाग नहीं जाता है? बताइएगा। एक से ये भी सरल क्वेश्चन है तो इसका आंसर 8 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए की आयु 20 वर्ष है और बी की आयु 5 वर्ष से अधिक है तो बी की आयु कितनी होगी? ए की आयु 20 वर्ष है और बी की आयु ए से 5 वर्ष अधिक है तो बी की आयु 25 वर्ष हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आएंगे। 9 का स्कोर कितना होता है? 9 का स्कोर होता है आपका 90, सॉरी 9 का स्कोर होता है आपका 81 और 6 का स्कोर होता है 36, यानी इसको प्लस करोगे तो सामने आपका आंसर आ जाएगा 117 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियरली बात समझ में आ रही होगी, 117 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, श्रृंखला को पूरी करना है। 2 4 8 16, 16 के बाद में क्या होगा? 16 का डबल कर दो, जैसे कि यहाँ पर 2 का डबल 4 हो रहा है, 8 का डबल 16 हो रहा है, तो 16 का डबल हो जाएगा 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन का और पढ़ते हैं। ए का भाई बी है और बी का पिता सी है, सी का ए से क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पिता, पिता इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको थोड़ी सी मेहनत अगर आपको दिखाई दे रही होगी तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, यदि सी ए टी बराबर 24 है तो डी ओ जी बराबर क्या होगा? यानी सी ए टी बराबर 24 है, इन संख्याओं को आपस में जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24, तो डी ओ जी को आपस में जोड़ोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंपली, इसका राइट आंसर हो जाएगा 26, यानी 26 इसका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियरली बातें समझ में आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन है, विषम शब्द को चुनना है। सेब, केला, आम और गाजर है। देखिए तीनों फल है, एक सब्जी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियरली बात समझ में आ गई होगी। यदि साउथ को नॉर्थ लिखा जाए तो ईस्ट को क्या लिखा जाएगा? यदि साउथ को नॉर्थ लिखा जाए तो ईस्ट को क्या लिखा जाएगा? देखिएगा, साउथ को नॉर्थ लिखा जाता है तो ईस्ट को क्या लिखा जाएगा? देखिएगा, सबसे पहले क्या है, एस है हमारे पास, ठीक है, एस है, उसके बाद ओ है, उसके बाद टी है, उसके बाद टी एच है। ठीक है, इसने एच को एच लिखा है, टी को टी लिखा है और यू को आर लिखा है और ओ को ओ रखा है और एस को एन कर दिया है। तो देखिएगा, आपको समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें से छांटिएगा। ठीक है, इसमें से एस है तो एस को इसने लिखा था एन, ठीक है, यहाँ पर टी है, टी को लिखा टी तो टी हो जाएगा एस टी। दो अब ए है इसके अंदर, ए नहीं है तो ए को एक बार छोड़ो, ई है इसके अंदर, जी नहीं है, एन टी किसके अंदर आ रहे हैं? पीछे एन टी किसके अंदर आ रहे हैं? वो राइट इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका ऐसा नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट, यानी ईस्ट का वेस्ट, सॉरी
ये तो दिशा दे रखी थी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। देखिए साउथ को नॉर्थ लिखा है, सिंपल क्वेश्चन था, इसको मैंने बड़ा चढ़ा कर यानी प्लस माइनस करने में लग गया था, इसके लिए सॉरी क्षमा चाहता हूँ। ऐसा कोई हो जाता है, बार बार गलती हो जाती है, हर किसी से हो जाती है, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए साउथ को इसने नॉर्थ लिखा है यानी उल्टी दिशा लिखा है, तो ईस्ट का वेस्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, इसमें क्या है जो सोचने का था। देखिएगा हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है, यानी मॉडल पेपर 1 आज कंप्लीट हो चुका आर्मी स्टडी बुक से। अब बढ़ेंगे हम मॉडल पेपर 2 की ओर, जो कि इससे भी खतरनाक मॉडल पेपर है। जब आप देखोगे सॉल्व करोगे तब आपको मजा आने वाला है। तो इस वीडियो को इतना शेयर करना, इतना सपोर्ट दिखाना है कि इस वीडियो में कम से कम 150 का तो लाइक का फर्ज बनता ही है, ठीक है। 150 प्लस होने चाहिए, लेकिन 150 से कम किसी भी हालत में नहीं रहने चाहिए। 150 लाइक होने ही चाहिए कम से कम, ठीक है ना। ज़्यादातर अगर आपकी इच्छा है ज़्यादा कर दो। और अगर चैनल पर अगर आप नहीं जुड़े तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इतनी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियोस तैयार करते हैं, फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हमें बुरा महसूस होता है। इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी आपके लिए इतनी वीडियोस, इतनी मेहनत करते हैं, फिर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो बहुत बुरा फील होता है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर 2 के साथ, पार्ट 2 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।